अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग तारीख़ तिब में पढ़ेंगे इनके जो मशाई अतिब्बत है उनमें से एक, इसको हम कहते हैं चरक। चरक आयुर्वेद का कदीम तरीन तबीब है। इसके ज़माने हयात के बारे में मुआखिरीन में इख्तिलाफ है। हिंदी मुआखिरीन के मुताबिक चरक काफ़ी कदीम है, यानी पुराना है। वो आगाज़ दुनिया के वक्त मौजूद था, जब दुनिया की शुरुआत हुई थी वो तब मौजूद था। इख्तिलाफ बोले तो अलग अलग सबका वो है, सबकी सोच है, सबका मशवरा है, सबका मानना है। लेकिन मगरबी मुआखिर ने इत्तिफाक राय से चरक को पहली सदी ईसवी यानी फर्स्ट सेंचुरी का तबीब बताया है। बहरहाल चरक को हिंदी तिब का तबीब अव्वल माना जाता है, यानी जो भी है वह हिंदी तिब में सबसे पहला तबीब चरक को ही माना जाता है। इसमें हिंदी तिब यानी आयुर्वेद में। और इसकी किताब चरक समेता यानी कुल्लियात चरक, कलेक्शन ऑफ चरक को हिंदी तिब में का अव्वलीन माखिज तस्वुर किया जाता है। चरक की तबी खिदमात को समझने के लिए ज़रूरी है कि उसकी किताब चरक समेते का मुख्तसर जायज़ा लिया जाए। यानी अगर हमें उसे समझना है तो एक बार उसकी किताब पर नज़र डालते कि उसने क्या क्या लिखा था, क्या क्या बताया है। चरक समेता उसकी किताब का नाम है। ये हिंदी तिब की इंतहाई कदीम यानी बहुत पुरानी, मुस्तंद और जामे किताब है। अपनी तख्लीक से लेकर आज तक सदियां गुजर जाने के बावजूद ये किताब हिंदी तिब का वाहिद यानी सिंगल और मुअतबर माखिज तस्लीम की जाती है। और आज भी इसको अतिब्बा का हद दर्जा एतमाद एहतराम हासिल है, यानी बहुत अच्छा दर्जा इसको आज भी हासिल है। चरक समेता 8 हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी इसके 8 हिस्से, 8 पार्ट बनाए गए हैं। ये है सौतर, सूतर, इस्तिहान, निदान इस्तिहान, वमान इस्तिहान यानी पार्ट जो है उसके नाम, शरीर इस्तिहान, इंदर या इस्तिहान, चिकित्सा इस्तिहान, कल्पना इस्तिहान और सदी इस्तिहान और सीधी इस्तिहान। ये 8 हिस्से अपनी झैली इनवानात में तकसीम होकर तिब के हर पहलू पर तफसील से रोशनी डालते हैं। इस किताब में हिंदी तिब के बुनियादी नज़रियात, उसूल तशखीस व इलाज सब कुछ मौजूद है। यानी कि ठीक है, चरक समेता से अखज़ किए गए कुछ अहम नज़रियात दर्ज झैल हैं, यानी नीचे दिए गए हैं। क्या क्या है वो? जो चीज़ें हमें कायनात में मिलती हैं वही जिस्म में भी मौजूद है, यानी जो हमारे दुनिया में हमें बाहर एनवायरनमेंट में मिलती है वही हमारे जिस्म में भी मौजूद है। कायनात अकबर कुल और कायनात असगर इंसान के दरमियान सिवाय दर्जे यानी डिग्री के लिए कोई कैफियती फ़र्क नहीं है। इसलिए जिस्म इंसान को ठीक तरह से समझने के लिए कायनात का तबीआती मुताला करना भी ज़रूरी है। तमाम कायनात 5 तत्व यानी मादों से बनी है, यानी जो पूरी कायनात है वो 5 चीज़ों से मिलके बनी है। ये है आकाश, ठीक है, जो दुनिया पूरी बनी है हमारी किसी चीज़ों से मिलके बनी है। आकाश यानी आसमान, वायु हवा, आप, पानी, पृथ्वी, मिट्टी और तीजा आग। लिहाजा जिस्म इंसान भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलके बना है, यानी कि दुनिया भी इसी चीज़ से मिलके बनी है और इंसान भी इन्हीं तत्वों से मिलके बना है। लेकिन जब इन 5 तत्वों पर आत्मा यानी रूह असर करती है तो ये जिंदा हो जाते हैं और तरी धातु वाता पिता और किफा में बदल जाते हैं। मतलब ये कि जिंदा इंसान में 5 तत्वों की जगह तरी धातु पाए जाते हैं और जब जिस्म से जान निकल जाती है तो फिर जिस्म 5 तत्वों में बदल कर फना हो जाता है। यानी जिसमें जान नहीं है तो वो भी 5 तत्वों में मिलकर फना हो जाता है। यानी जब रूह आती है तभी इंसान जिंदा होता है। जब तक बदने इंसान में पाए जाने वाले तरी धातु दाता पिता किफा खालिस तभी हालत और तनासुब में रहते हैं तो सेहत कायम रहती है, और जब ये गैर खालिस हो जाते हैं उनका तनासुब बिगड़ जाता है यानी इम्बैलेंस हो जाता है तो ये जिस्मी अफ़आल में दोष यानी मर्ज पैदा करते हैं और ये तरी दोष कहलाते हैं। ठीक है, चरक ने 5 आजा हवास खमसा ज़ाहिरा पर ज़्यादा जोर दिया है। इसका कहना है कि आँख, कान, नाक, ज़बान और जिल्द का ताल्लुक अंदरूनी दिमाग से है। किस किस का? आँख, नाक, कान, ज़बान और जिल्द। जिल्द बोला था हमारी स्किन। ये 5 आजा 5 तत्व से बने हैं और हर एक अज़ू सिर्फ एक किस्म की तहरीक कबूल करता है और दिमाग तक पहुँचाता है। सबके अलग अलग फंक्शन हैं और सभी दिमाग से कनेक्टेड है, इनका मानना था। ये इनकी बुक में लिखा हुआ है। चरक ने तशरीह बदन और मनाफुल आज़ा फिजियोलॉजी से भी बहस की है।
اس نے بدن کی ساخت اور مضبوطی پر قوت ارادی اور نفسانی خواص کو فوقیت دی ہے، یعنی اہمیت دی ہے، اور کہا ہے کہ جس شخص کا دماغ اور قوت ارادی مضبوط ہو وہی شخص حقیقت میں خوبصورت اور مضبوط ہے، یعنی کہ جس کا دماغ اور طاقت یہ سب اچھی ہوتی ہے وہ اصل میں خوبصورت انسان ہے۔ چرخ نے دماغ کی ساخت و افعال پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ ساخت بولے تو بناوٹ اور افعال بولے تو فنکشن۔ اس نے لفظ بدھی کا استعمال کیا ہے جس میں عقل، قوت، فیصلہ اور ارادہ عمل مشترک طور پر شامل ہے۔ چرخ کے مطابق جسم اور دماغ دونوں ایک دوسرے پر اثر کرتے ہیں۔ جسمانی تکان یا مرض دماغ کو متاثر کرتے ہیں اور دماغ میں خلل واقع ہوتے ہی جسم غیر ارادی افعال انجام دیتے ہیں، یعنی کچھ بھی خلل ہوتا ہے تو پھر افعال صحیح سے نہیں ہو پاتے ہیں۔ چرخ نے اپنی کتاب میں ایک باب وبائی امراض اور صفائی پر قائم کیا ہے۔ اس نے موسم، آب و ہوا میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ بولے ٹھیک ہے، مکھی، مچھر اور چوہوں کی بے جا افراد کا ذکر بھی ہے جو معنی خیز ہے۔ ادھرم گناہ کو بھی بیماریوں کا سبب بتایا گیا، یعنی کہ جو گناہ بھی کو بھی، یعنی اگر انسان زیادہ گناہ کرے گا تو بھی بیمار ہو سکتا ہے، اور اس کے تدارک کے لیے صفائی اور دوائی سے علاج کے ساتھ ساتھ پارسائی یعنی موبلٹی پر بھی زور دیا گیا ہے۔ چرخ نے کہا ہے کہ صحیح علاج وہی ہے جس سے تندرستی حاصل ہو، اور بہترین معالج وہ ہے جو مرض سے نجات دلائے، یعنی کہ صحیح علاج وہی ہے جس سے ہم صحت مند حاصل ہوتا ہے، اس کا صحیح علاج ہو رہا ہے۔ اور معالج، علاج کرنے والا کون صحیح ہے، یعنی کہ جو مرض سے نجات دلاتے، جو اچھے سے ہمارا علاج کرتے ہیں۔ چرخ کے یہاں علاج کے لیے ہسپتال کے قیام کا ذکر بھی ہے۔ اس کے مطابق کسی مرض کے مکمل علاج کے لیے ہسپتال کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ ہسپتال کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہترین آب و ہوا والی جگہ پر قائم کیا جائے، اچھی جگہ پر، جہاں پہ ہوا پانی اچھا ہو وہاں پر ہسپتال بنانا چاہیے۔ چرخ نے مریض کی ذمہ داری پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ شفا 3 چیزوں پر مشتمل ہے: عمدہ تشخیص، عمدہ تجویز اور بہترین ذمہ داری، جس میں مریض کی صفائی ستھرائی اور کھانا پینا، یعنی اس کی صفائی بھی ہونی چاہیے، کھانا پینا اچھا ہونا چاہیے، اور دوا بھی اچھی ہونی چاہیے وغیرہ کی پابندی شامل ہے۔ بلا شبہ یعنی بنا کسی ڈاؤٹ کے چرخ کی کتاب چرخ سمیتا سے ثابت ہوتا ہے کہ چرخ اپنے آپ میں مکمل طبیب اور معالج طب تھا۔